बता देते हैं। तो अगले ही दिन ये लोग माउंटेन पर पहुंच चुके थे, लेकिन जिस हब की इन्हें तलाश थी वो चट्टानों की दरारों में उगा करता था, जिस वजह से जैंग रस्सी को पकड़ लेता है और हानली नीचे उतर के उस हब को कलेक्ट कर लेता है। और अब वापस ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जैंग को तो उस गैंग के लोगों ने पकड़ के रखा था। वो जैंग की पिटाई करते हैं तो हानली उनसे कह रहा था कि हम बस 2 लोग हैं, इसलिए तुम हमें परेशान कर रहे हो। जिस पर जियाबो नाम का बंदा कह रहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो फिर 1 on 1 मेरा मुकाबला करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। इतना कहकर उसने हानली की पिटाई करना शुरू कर दी थी। हानली भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर जियाबो ने उसका हाथ मरोड़ दिया। वो कह रहा था लड़के तुम तो बहुत बहादुर हो, देखते हैं कि तुम्हारा हाथ तोड़ने के बाद तुम्हें कितनी बहादुरी बाकी रहेगी। अब वो उसका हाथ तोड़ने ही वाला था, मगर तभी वहाँ पर इनका पुराना दोस्त ली फी आ जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें देख के मुझे फील हो रहा है कि तुम्हें सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। जिस पर जियाबो कहता है कि अभी तू है कौन और यहाँ आके बकबक क्यों कर रहा है। तो ली फी जवाब देता है कि मैं यहाँ तुम्हें पीटने आया हूँ, तो चलो अब अपने बाप का मुकाबला करो। ये सुनकर वो सभी लोग एक साथ उस पर हमला करने चले जाते हैं, मगर ली फी अकेला ही उन पर भारी पड़ गया था। उसने 1-2 मिनट के अंदर अंदर ही उन लोगों को धूल चटा दी, लेकिन जियाबो का नंबर आना अभी तक बाकी था। वो ली फी को खत्म करने की कोशिश करता है, मगर फाइनली उसका भी अपने साथियों जैसा ही अंजाम हो गया था। तो वो सभी दुम दबा के वहाँ से भागने लगते हैं। ली फी उनसे कह रहा था कि अगर आइंदा से हमारे सिक में पाव भी रखा तो तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब ली फी को इतना पावरफुल देख के उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने इस साल का एग्जाम पास करके 2nd प्लेस हासिल की है, मगर ली फी की सांस फूल रही थी और उसे बहुत ज्यादा खांसी भी आने लगती है, जो कि हानली को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब ली फी तुरंत ही उन्हें बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। हानली अपने दोस्त से कह रहा था कि इसकी पावर्स तो बहुत बढ़ चुकी है, मगर इसके साथ कोई न कोई मसला जरूर है। जिसके बाद ये लोग भी वापस जा रहे थे। इधर ली फी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो वहीं पर गिर जाता है। इधर हानली भी उसके लिए काफी परेशान था। वो जैंग से कहता है कि तुम हब लेके घर चले जाओ, मैं ली फी से मिल के आता हूँ। तो जैंग वहाँ से घर जाता है और हानली सीधा ली फी के पास पहुँच चुका था। वो तुरंत ही अपनी निडल्स का यूज करके उसे चेक करता है, मगर तभी उसकी नजर ली फी ने पकड़ी हुई बोतल पर जाती है। वो तुरंत ही समझ गया था कि एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल है। तो वो ली फी से कहता है कि तुमने इन्हीं पिल की मदद से अपनी पावर्स बढ़ाकर एग्जाम को पास किया। ली फी, ये पिल कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी पावर और स्पीड तो बढ़ जाती है, मगर वो इतनी ही तेजी से तुम्हारी एनर्जी को भी खत्म कर देती है। ये ड्रग एक एडिक्शन है जिसके बगैर तुम रह नहीं पाओगे। हानली तो अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, मगर फिर भी ली फी एक पिल कंज्यूम करके उठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरे भाई प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। मुझे पता है कि मैंने सब गलत किया और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो हानली कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारी इस पेन को कम कर सकता हूँ। अब अगले सीन में हमें वुल्फ गैंग का बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर वुल्फ गैंग का लीडर अपने लोगों को डांट रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाई, मगर उसके 2 पहलू है। एक तो ये कि तुम सेक्ट में घुस गए और वहाँ तुम्हारा सामना 30 डिसाइपल से हो गया, और इस कहानी का दूसरा वर्जन ये है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर उस वैली में पाँव रखा और फिर एक अनजान बंदे ने तुम्हारे पीछे से लात मार के तुम्हें वहाँ से भगा दिया। दरअसल वुल्फ गैंग के लीडर का नाम था टियान लॉन्ग। वो जियाबो से कहता है कि अगर तुम मेरे भांजे नहीं होते तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें लात मार के यहाँ से भगा दिया होता। चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। तो जियाबो के दोस्तों से तुरंत ही वहाँ से दूर लेके जाते हैं। अब वहाँ मौजूद एक बंदा कह रहा था कि घबराओ मत, इस इंसिडेंट से कुछ नहीं होगा और न ही इसका असर हमारी आगे की प्लानिंग पर होगा। वही दूसरी तरफ डॉक्टर मो कह रहे थे कि तुम दोनों लगभग 1 साल से मेरे साथ हो, तो चलो अब तुमने अभी तक क्या सीखा है चेक करेंगे। वो देखते कि जैंग ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं की, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुके थे, मगर जब वो हानली की ची पावर को चेक करते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वो कहते जैंग, हानली ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, मगर तुम तो जैसे के वैसे हो। तो जैंग उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि मास्टर प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकाले। तो मास्टर कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास कल्टीवेशन मेथड है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें ज्यादा सूट करेगी। तो अब डॉक्टर मोस से कड़ी मेहनत कराना स्टार्ट कर देते हैं। उसने जल्दी ही आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को मास्टर कर लिया था, मगर हानली से बस मेडिटेशन करवाया जा रहा था। और अब हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। मास्टर जैंग की इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश थे, साथ ही उन्होंने हानली के लिए ढेर सारे एलिक्सर बना लिए, जिससे उसकी कल्टीवेशन बेस इम्प्रूव होगी। मास्टर कहते कि मेरी हेल्थ बहुत तकलीफ दे रही है, इसलिए मुझे हर्ब्स कलेक्ट करने जाना पड़ेगा, तब तक तुम दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिसके
बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। हानली हमें बता रहा था कि मैंने लीफी के सीक्रेट को सीक्रेट रखा और उसकी पेन को कम करने के लिए मैंने उसके लिए मेडिसिन बनाई, जिससे वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। साथ ही हमसे मिलने के लिए हमेशा आता रहता है। जैंग ने अभी तक जितने भी मूव को प्रैक्टिस किया है वो उन सभी को लीफी के साथ स्टडी करता है, जिस वजह से जैंग के पावर्स में अब काफी हद तक इजाफा हो रहा है। कभी कभार तो लीफी पर भी भारी पड़ जाता है। और फिर एक दिन लीफी हानली से कह रहा था कि भाई एक बात मेरी समझ नहीं आ रही, आखिर डॉक्टर मो ने तुम्हें फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाई? जिस पर हानली बताता है कि उन्होंने मुझे फाइटिंग स्किल के बजाय मेडिकल की स्किल सिखाई। जिस पर लीफी कह रहा था कि हाँ यार ये भी सही है, अगर वुल्फ गैंग ने तुम पर हमला किया तो तुम अपने मेडिसिन बॉक्स से उनका सिर फोड़ सकते हो। ये सुन के तो हानली और जैंग की हंसी छूट जाती है। जिसके बाद जैंग कहता है कि मैं हूँ ना, मैं हानली को प्रोटेक्ट करूँगा। जिस पर लीफी कहता है हाँ भाई तुम अभी के लिए उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, मगर आगे क्या, तुम हमेशा तो उसके साथ नहीं रह पाओगे। और इसीलिए तो कहा जाता है कि दूसरों का मोहताज होने से बेहतर है खुद ही पावरफुल बन जाओ। इस बात से हानली और जैंग दोनों भी एग्री थे, मगर हानली खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो कहता है कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ पर काफी शांति है, लेकिन मुझे मेरी छोटी बहन की बहुत याद आती है। देखो उसने मुझे एक तोहफा दिया था जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जिस पर लीफी कह रहा था कि हाँ यार हमें पता है, उस दिन जब हम सेक की तरफ जा रहे थे तो तुम्हारी सिस्टर हानली के रो के तुम्हें पुकार रही थी। दरअसल वो हानली को चिढ़ा रहा था। अभी लोग जैंग को उसकी बहनों के बारे में पूछ रहे थे तो बताता है कि मेरी बहनें तो बहुत खतरनाक है, उन्होंने बचपन से ही मुझे बहुत परेशान किया। इनफैक्ट मेरी आँखों पर जो चोट है वो भी उन्हीं की निशानी है, इसलिए मैं घर पर किसी को भी मिस नहीं करता। मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ पर तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आर्मर्ड एलिफेंट स्किल को ऑलमोस्ट मास्टर कर लिया, इसीलिए अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और किस्मत से मेरे पास तुम्हारी जैसी दोस्त है, तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। अब हानली और जैंग की लाइफ डिवाइन वैली में काफी अच्छे से गुजर रही थी। मो ने एलिक्सर बनाना सिखा रहे थे, लेकिन वो हानली को सिर्फ फॉरएवर स्प्रिंग स्किल को प्रैक्टिस करने बोलते हैं, जिस वजह से कभी कभार हानली को उन पर शक भी होता था कि आखिर वो उसे फाइटिंग स्किल क्यों नहीं सिखाते। मगर फिर वो अपने दोस्तों के साथ अपना गम भूल जाता। लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सा सपना आया, जिसमें उसे एक एलिक्सर की बोतल नजर आती है और फिर उस बोतल में कहीं से ग्रीन लिक्विड भरा जा रहा था। लेकिन ये सपना पूरा हो पाए इससे पहले ही खिड़की की आवाज से हानली की नींद खुल जाती है। अब वो उस विंडो को क्लोज करने चला जाता है, मगर उसे थोड़ी दूरी पर वही ग्रीन बोतल नजर आ रही थी जो उसने अभी अभी सपने में देखी थी। तो हानली उस रोशनी को फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वो बोतल एक पेड़ के रूट के पास रखी हुई थी, तो हानली तुरंत उसे कलेक्ट करके घर की ओर भागने लगता है। वो सीधे जैंग के रूम में चला गया था, मगर जैंग तो वहाँ पर था ही नहीं। और अब अचानक से तूफान आ जाता है। हानली सोच रहा था कि इतनी तेज बारिश और तूफान में उसका दोस्त कहाँ गया होगा, इसलिए वो उसे जंगल में ढूंढने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो किसी बंदे को फॉलो कर रहा था। तूफान की वजह से उसे हानली की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही हानली अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढ रहा था और तभी वो फिसल के गिर जाता है। उसके सामने एक पेड़ पड़ा हुआ था, साथ ही वहाँ के पेड़ पर ताजे खून के निशान थे। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अब हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हानली अभी भी अपने दोस्त के टेंशन में था और तभी वो देखता है कि उसके मास्टर वो घर पे वापस आ गए हैं। वो उन्हें बता रहा था कि शायद जैंग को कुछ हो गया है। वो अब उन्हें भीड़ दिखाने ही वाला था, मगर तभी डॉक्टर मो कहती कि हाँ मुझे पता है, दरअसल जैंग अपने घर वापस चला गया। वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से भाग गया। मगर हानली को पता था कि जैंग अपनी फैमिली को बिल्कुल भी मिस नहीं करता था, लेकिन वो सीनियर के सामने खामोश था। डॉक्टर मो उससे कह रही थी कि अब ये बंदा भी हमारे साथ रहेगा, ये आयरन स्लेव है, इसका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो हानली की प्रोग्रेस चेक करते हैं और उसी वक्त हानली की नजर उनके ब्रेसलेट पर पड़ती है। उसमें से एक बीड मिसिंग था, तो हानली तुरंत ही अपने पास रखा हुआ बीड छुपा लेता है। वो कहता है सॉरी मास्टर, जब आप यहाँ पर नहीं थे तब मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। ये सुन के डॉक्टर मो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। जिसके बाद वो कहते कि हानली चलो ये बताओ कि मेरी एज कितनी होगी। जिस पर हानली कहता है कि शायद आप 70 साल से ऊपर होंगे। तो डॉक्टर मो कहते ना तुम गलत हो, मैं सिर्फ 37 का हूँ। ये सुन के तो हानली के होश ही उड़ गए थे। जिसके बाद डॉक्टर मो से अपनी कहानी बताते हैं। वो कह रहे थे कि कुछ सालों पहले की बात है, स्यू कंट्री के सभी लोगों को मेरा नाम पता था। मेरा पूरा नाम है मो जुरेन और मुझे घोस्ट हैंड के नाम से भी जाना जाता था। अच्छे या बुरे कोई भी फैक्शंस मुझसे पंगा लेने से डरते थे, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते में आता मेरा घोस्ट हैंड उसे खत्म कर देता। मगर फिर एक दुश्मन ने मुझे चालबाजी से पॉइजन दे दिया। उस वक्त मैं मरने ही वाला था, लेकिन मेरी मेडिकल स्किल ने मेरी जान बचाई। हालांकि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं जवानी में ही बुढ़ा दिखने लगा। मेरे रिकवरी का बस एक ही रास्ता है, जो कि है मेरे मेरिडियंस को अनब्लॉक करना। लेकिन ये काम बस वही बंदा कर सकता है जिसके पास फॉरएवर स्प्रिंग स्किल हो। मैंने 100
100 से भी ज्यादा बच्चों को स्किल सिखाने की कोशिश की, मगर उनमें से कोई भी मेरी बॉडी के अंदर मौजूद ची को मूव नहीं कर पाया, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें खुद ऊपर वाले ने ही मेरी मदद करने भेजा है, मगर 3 सालों से प्रैक्टिस करके भी तुम चौथे लेवल पर पहुंच नहीं पाए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हब ढूंढने चला गया और मेरा मुकाबला मेरे पुराने दुश्मन से हो गया। उसके साथ फाइट में मैं और ज्यादा घायल हो चुका हूँ और अब मेरे पास बस 1 साल का वक्त बचा है। जिस पर हनली कह रहा था कि मास्टर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, मगर अभी तक मैं इसे मास्टर नहीं कर पाया। तो डॉक्टर मुझसे कहते कि इस वाटर को कंज्यूम करो, इससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दरअसल ये एक पॉइजन है, इसे पीने के बाद तुम्हारे पास भी मेरे जैसे 1 साल का ही वक्त रहेगा। अगर इस 1 साल में तुम मुझे क्योर कर पाए तो मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट दे दूंगा, और अगर नहीं तो फिर तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी। ये सब सुनकर हानली काफी डर गया था। वो कहता है मास्टर मैं कोई जहर नहीं पीने वाला, जिस पर डॉक्टर मो कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और तभी वो आयरन स्लेव हानली को पकड़ लेता है। डॉक्टर मो कह रहा था कि तुम मुझे बचा के ही जिंदा रह सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारी मौत कंफर्म है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तो हानली भी ना चाहते हुए वो ड्रिंक लेने के लिए मान जाता है। इस तरह से मास्टर ने अपने ही डिसाइपल को जहर पिला दिया। वो कह रहा था कि अब हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबे तो साथ ही डूब जाएंगे, और अगर तैर गए तो फिर क्या ही कहने। जिसके बाद वो हानली को हर्ब्स देकर एलिक्सर बनाने के लिए बताता है। तो हानली वो पैकेट लेकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी डॉक्टर मो उससे कहता है कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मैं समझ गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर हमेशा स्मार्ट रहना सही नहीं होता, क्योंकि शेर पर कोई न कोई सफा शेर जरूर होता है। फिलहाल मैं वैली से बाहर जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। लेकिन हानली खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था, तो मो के वापस जाने के बाद वो अपनी बैग पैक करता है, मगर उसे पता था कि यहाँ से भाग के कोई फायदा नहीं होने वाला। बिना एंटीडोट के वो 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही उसे ये भी डाउट था कि अगर उसने मो की मदद भी की तो पता नहीं मो उसे एंटीडोट देगा या नहीं, इसीलिए हानली अपना एक बैकअप प्लान बनाना शुरू कर देता है। उसने एलिक्सर बनाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, जिससे वो फॉरवर्ड स्प्रिंग स्किल की स्टेज 1 पर पहुंच गया था। लेकिन उसे अपने कल्टीवेशन लेवल को स्पीड अप करने के लिए हर्ब्स की जरूरत थी, और उसके पास जो हर्ब्स थे वो फुल्ली ग्रोन नहीं थे, जिस वजह से उनका यूज किया नहीं जा सकता था। और फिर उसे लीफ ही मिलने आ जाता है। वो उसे जैंग के बारे में पूछ रहा था, तो हानली उससे कहता है कि डॉक्टर मो ने मुझे बताया कि वो अपने घर वापस चला गया, और अब डॉक्टर मो भी वापस चले गए हैं। लीफी उससे पूछ रहा था कि भाई तुम ठीक तो हो ना, मैंने आज तक तुम्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। हानली चाहकर भी उसे कुछ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर मो के साथ पंगा लेने से लीफी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। तो हानली उससे कहता है कि मेरे दोस्त क्या तुम मुझे अगले 6 महीनों में एडवांस कुंग-फू सिखा सकते हो? तो लीफी बताता है कि 6 महीने में एडवांस कुंग-फू सीखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनल पावर नहीं है। ये सुन के हानली निराश हो गया था। अब लीफी उससे कहता है कि भाई तुम्हें अचानक से कुंग-फू में इतनी दिलचस्पी कहाँ से आ गई? जिस पर वो कह रहा था कि यार फाइट सीखने में क्या प्रॉब्लम है, वो मेरी कभी भी काम आ सकती है। तो लीफी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बेसिक किताबें ढूंढता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखो। अब रात के समय हानली ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उस ग्रीन बोतल को चेक करता है। वो कहता है कि मैंने कई बार इसे ओपन करने की कोशिश की, मगर ये बोतल खुली नहीं, और आज चांद की रोशनी में तुरंत ही ओपन हो गई। उसे याद आता है कि सपने में उसने ढेर सारे पौधों को तेजी से ग्रो होते हुए देखा था, तो वो वहाँ मौजूद छोटे से पौधे के रूट्स में इसका एक ड्रॉप डाल देता है, ताकि वो लिक्विड पॉइजनस है या फिर सेफ है इसे चेक किया जाए। जिसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह जब हानली की आँख खुली तभी वो देखता है कि वो पौधा तो बहुत बड़ा हो चुका था। वैसे भी हानली के पास एलिक्सर बनाने के लिए ज्यादा मैच्योर हर्ब्स नहीं थे, तो वो अपना एक सीक्रेट गार्डन बना लेता है। उसने पानी में उस पोशन को मिलाकर वही पानी पौधों को दे दिया, जिससे वो हर्ब्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे, और फिर उन्हीं का यूज करके हानली ने ढेर सारे एलिक्सर्स बना लिए। वो उन्हीं का यूज करके 3rd लेवल पर पहुंच चुका था। लीफी भी उसके लिए कुछ किताबें लेके आता है, ताकि उनकी पढ़ाई करके हानली कुंग-फू के बेसिक सीख पाए। हानली को उसमें ब्लिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर लीफी कहता है कि अरे ये सबसे लो लेवल की टेक्निक है, खैर ये किताब तुम्हें रख लो, और साथ ही मेरा डैगर भी रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मगर हानली तो बुक पढ़ने में इतना बिजी था कि उसे थैंक यू भी नहीं बोलता। लीफी उससे कहता है कि यार एटलीस्ट थैंक्स तो बोल ही सकती थी तुम, मगर हानली तो उस किताब में ही खो गया था। तो लीफी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। अब हानली ने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो वो बस गिरते ही जा रहा था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही उसने काफी हद तक इम्प्रूवमेंट कर ली थी। वो अब डेली एलिक्सर कंज्यूम करके प्रैक्टिस करता, और इस तरह से वो फॉरवर्ड स्प्रिंग स्किल के 4थे लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी सुनने की पावर्स काफी हद तक बढ़ गई
गई थी और इसी के चलते वो दो लोगों की बातें छुपकर सुन लेता है। दरअसल ये वुयान और जियाबो थे। हानली को उनकी बातों से पता चलता है कि वुयान वुल्फ गैंग का जासूस है, तो जल्दी से अपने दोस्त ली फेई को खबर भिजवा देता है। अब एक दिन सेक की कैरेज इस जंगल से गुजर रही थी, तभी उन पर ब्लड वुल्फ गैंग हमला कर देती है। उन्होंने कई सारे डिसाइपल्स को खत्म कर दिया था, मगर फिर ली फेई और उसके साथी कैरेज से बाहर आके वुल्फ गैंग वालों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। इस बैटल में हानली ने भी हिस्सा लिया था। वो अब फाइटिंग स्किल में काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था और अब हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। हानली अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की छठी लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे उसकी नजर बहुत तेज हो गई थी। साथ ही वो मार्शल आर्ट की शिफ्टिंग स्मोक टेक्निक को भी प्रैक्टिस करता है, इससे उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब प्रैक्टिस खत्म करके हानली घर चला जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर मो घर वापस आ गया है और वो उसी का इंतजार कर रहा था। वो एज यूजुअल उसकी कल्टीवेशन चेक करने आया था, मगर हानली उससे एंटीडोट की मांग करता है। हानली उससे कह रहा था कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, मगर बिना एंटीडोट के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ये सुनकर मो ने तुरंत उसे एंटीडोट दे दिया, जिसे कंज्यूम करने के बाद हानली उसके सामने जाके बैठ जाता है। इस बार मो उसकी ची पावर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हानली उस पर डैगर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है कि शायद तुमने मेरे पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और तभी हानली वहाँ पर स्मोक का ब्लास्ट करके उस धुएं के आड़ में छुप गया था। तो मो दरवाजा लगाते हुए कह रहा था कि तुम्हारी टुच्ची ट्रिक्स का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तभी हानली दोबारा से उस पर कूद जाता है। वो मो को घायल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मो उसे तगड़ी टक्कर देता है और फाइनली मो ने उसे कबड़ के नीचे दबा दिया। उसे लग रहा था कि हानली अब हार मान लेगा, मगर नहीं, हानली हार नहीं मानता और इसी के दरमियान मो ने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली पर अटैक कर दिया, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इस अटैक में हानली बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि मो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से डोर ओपन करके मो की आंखों पर डायरेक्शन लाइट गिरा देता है। इससे मो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया था और तब तक हानली ने उस पे पॉइजनस डैगर से अटैक कर दिया। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ मेरा दोस्त जैंग कहाँ पर है, तो मो उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने तो अभी तक समझ जाना चाहिए था कि वो कहाँ पर है। और तभी आयरन स्लेव आके उस पे एक पंच मार के हानली को नॉकआउट कर देता है। जब हानली की आँख खुली तब वो एक अलग ही जगह पर था। वो वहाँ पर एक बॉक्स ओपन कर देता है जिसमें 7 डैगर्स रखे हुए थे। दरअसल डॉक्टर मो 7 घोस्ट सोल डिवावरिंग आर्ट का यूज करके खुद को हील करने वाला था, जिसके बाद वो खुद की बॉडी में चाकू घुसा देता है। हानली तो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर गया था। अब उन डैगर में से 7 घोस्ट बाहर निकल कर हानली की बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हानली बेहोश हो गया था। अब वो आयरन स्लेव को भी बाहर भेज देता है। इधर हानली की सोल एक जगह ट्रैप हो गई थी और एक खतरनाक सरपेंट उसे जकड़ने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस टेक्निक को सोल रिप्लेसमेंट कहा जाता है, मगर हानली उस स्नेक के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि मो को पता ही नहीं कि हानली की कल्टीवेशन मो से भी हायर लेवल की हो चुकी है। और इस तरह से वो मो की सोल को खत्म करके होश में आ जाता है। वो देखता है कि मो इस रिचुअल में मारा गया, मगर मो ने मरने के बावजूद भी अपना काम कर दिया था। उसने डिमोनिक सिल्वर हैंड का यूज करके हानली को पॉइजन दे दिया। तो हानली उस कमरे में एंटीडोट ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर एक संदूक मिल जाता है जिसमें एक टेक्निक, एक बेल और फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक थी। उस बुक को पढ़ के हानली समझ गया था कि कोई आम मेथड नहीं बल्कि इमॉर्टैलिटी कल्टीवेशन की मेथड है। तो हानली वो संदूक लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी आयरन स्लेव उस पर अटैक करने आ गया था। हानली उसके अटैक को डॉज करके कह रहा था कि अब मो मर चुका है, इसीलिए तुम्हें उसकी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर वो स्लेव उसकी एक नहीं सुनता। उसने हानली को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिस वजह से बाहर रखी हुई बेल नीचे गिर जाती है और बेल की आवाज सुनते ही वो स्लेव अपना अटैक रोक देता है। हानली ये देखकर समझ जाता है कि इस बंदे को बेल से काबू किया जा सकता है, जिसके बाद उसका नकाब हटा देता है। वेल ये कोई और नहीं बल्कि हानली का दोस्त जैंग था। हानली तो उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो हानली संदूक में मिली हुई टेक्निक को चेक करता है और इससे उसे पता चला कि जैंग को ह्यूमन पपेट में बदल दिया है। उसके अंदर कोई भी फीलिंग, सोल या स्पिरिट नहीं थी। ये सब देखकर हानली बहुत ज्यादा मायूस था, क्योंकि उसके प्यारे दोस्त को बस अब एक बेल की रिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। बस हानली को उसका मास्टर बनने के लिए अपना खून उसकी आंखों पर लगाना था। तो जैंग को अपने पास रखने के लिए अपना हाथ काट के ब्लड उसकी आंखों पर लगा देता है, जिससे जैंग अब हानली के कंट्रोल में आ गया था। वो कह रहा था कि मेरा दोस्त जैंग तो जा चुका है, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो जैंग के पास रखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। दरअसल ये लेटर मो ने मरने से पहले हान के लिए लिखा था। उस लेटर में वो कहता है कि हानली, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ और मैंने तुम्हें डिमोनिक सिल्वर हैंड से पॉइजन
कर दिया, लेकिन ये पॉइजन सनजेड से निकाला जाएगा। बस तुम्हें लेटर लेके जियायुन सिटी चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे घर मो मैंशन में जाना होगा। ये लेटर तुम मेरी वाइफ को दे दो और वो तुम्हें सनजेड दे देगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसकी शर्तों को पूरा करना होगा। हानली, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी मेरी साइड एक्सप्लेन नहीं की। मैंने जो भी किया उसकी पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है। इसमें मेरी बीवी और बच्ची की कोई गलती नहीं, इसीलिए तुम मेरा गुस्सा उन पर मत उतारना। देखो, लाइफ बहुत छोटी है, हम इमॉर्टल्स जैसे इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हम मॉर्टल्स इमॉर्टल के आगे कुछ भी नहीं। तो हानली, मेरे लिए तुम ये दुनिया देखो, इस खूबसूरत दुनिया के मजे उठाओ। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हानली बता रहा था कि वो मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेरी कल्टीवेशन हायर थी, जिस वजह से वो अपने मंसूबों में फेल हो गया। मगर मैं ये बात मानता हूँ कि उसी ने मुझे इमॉर्टलिटी की राह पर चलने के लिए मोटिवेट किया। अब कहानी फिर से पास में चली जाती है। हानली ने मो को माफ करके उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल दे दिया, जिसके बाद वो मो की स्टडी में रखी हुई सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। उसने कई सारी मेथड्स का यूज भी किया, मगर फिर भी वो एंटीडोट तैयार नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसी दरमियान उसने कई सारे नए नए एलिक्सर्स इजाद किए, जिनका यूज वो कभी न कभी कर लेगा। मो के मरने के बाद हानली 7 मिस्ट्रेस सेक्ट का डॉक्टर बन गया था। इसी दरमियान वुल्फ गैंग के अटैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो हानली घायलों की मदद करते हुए एक बात रियलाइज करता है कि मॉर्टल्स की लाइफ की कोई गारंटी नहीं। और अब हमें जियायुन सिटी में मौजूद मो मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 सर्वेंट्स मो की डॉटर को तोहफे लाके दे देते हैं। दरअसल ये तोहफे उसके सगाई के थे। इस लड़की का नाम मोरियान था। अब सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत रो रही थी। वो अपने फादर से कह रही थी कि पापा आप कहाँ पर हो? आपने मेरी शादी एक अनजान शख्स के साथ तय कर दी। उस बंदे को तो मैं जानती भी नहीं। आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर हानली डिवाइन वैली में ही प्रैक्टिस कर रहा था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। हानली को कई सारे न्यू टेक्निक्स की नॉलेज मिल गई थी और वो अब फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 8वीं लेवल पर पहुंच चुका था, जिसे इंपेरियल फ्लाइंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही उसने ऑब्जेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया। इसी के साथ फायरबॉल टेक्निक भी थी, जिसका वो सही से यूज करना सीख गया था। हानली जितना कल्टीवेशन में आगे गया, उतना ही उसे समझ आया कि इमॉर्टल लोग मॉर्टल्स को किसी कीड़े से कम नहीं समझते। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वुल्फ गैंग ने 7 मिस्ट्रेस सेक्ट पर हमला कर दिया, तो वो भी अपनी दोस्त ली फेई के लिए तलवार उठा लेता है। रास्ते में उसे घायल बंदा मिल गया था। वो बताता है कि ली फेई और उसके साथी पहाड़ पर पहरा दे रहे थे, मगर तभी वुल्फ गैंग ने उन पर हमला कर दिया। हानली ये सुनकर तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने पहुंच जाता है, मगर ली फेई उस पीक पर मौजूद नहीं था। हालांकि वहाँ पर वुल्फ गैंग के कुछ मेंबर्स थे, जिनसे जैंग अकेले ही निपट रहा था, लेकिन वुल्फ गैंग के वॉरियर्स कम होने का नाम नहीं लेते। तो हानली भी अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सनसेट पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तबाही मची हुई थी। एल्डर में अपने डिसाइपल के साथ मिलकर वुल्फ गैंग का मुकाबला कर रहे थे, और इस बार तो वुल्फ गैंग का लीडर भी जंग में उतर गया। एल्डर में देखते कि वुल्फ गैंग के लोग तादाद में बहुत ज्यादा है, और इनके तो कई सारे डिसाइपल्स भी मर चुके थे, तो ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन टियानलॉन्ग ने तो ठान लिया था कि आज की रात 7 मिस्ट्रेस सेक्ट की आखिरी रात होगी। इधर सेक्ट के हेड भी तबाही देख रहे थे। वो कहते टियानलॉन्ग, इस बार तो तुमने हद पार कर दी। इधर ली फेई एक अलग ही पिक पर था, जहाँ पर वुल्फ गैंग के लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं, और अब इनमें हमें खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। ली फेई ने अपनी तलवारबाजी के दम पर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, मगर तभी वहाँ पर और लोग पहुँच जाते हैं। ली फेई अकेला ही उनसे फाइट कर रहा था, और इसी दरमियान एक बंदे ने उसे घायल कर दिया, जिसके बाद उसे लात मार के बहुत दूर फेंक देता है। इसी चक्कर में ली फेई पहाड़ से नीचे गिरने वाला था, मगर उस समय रहती चोटी को पकड़ लेता है। अब वो लोग उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी उन पर पीछे से अटैक हो जाता है। उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर खत्म कर दिया था, और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हानली था। अब वो अपने दोस्त को ऊपर खींच के उसके घाव चेक करता है, मगर ली फेई दोबारा से फाइट करने जा रहा था, तो हानली उसे रोकने लगता है, क्योंकि ली फेई बुरी तरह से घायल था। तो ली फेई उसे बताता है कि हमारी सभी लोगों की जान खतरे में है, तो मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए अब हानली भी उसके साथ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ गैंग ने सेक्ट में तबाही मचा के रखी थी। उन्होंने न जाने कितने ही डिसाइपल्स को खत्म कर दिया, और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया था। अब टियानलॉन्ग एल्डर वांग से कह रहा था कि मेरे दोस्त, हमें मिलकर तो जमाना हो गया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। चलो अब हमारी सालों पुरानी दुश्मनी को आज खत्म कर देते हैं। जिस पर वांग कह रहे थे कि ठीक है, चलो आज इसका फैसला किया जाएगा। तो टियानलॉन्ग उनसे कहता है कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दो तो शायद बहुत से लोगों की जान बच जाएगी। तो एल्डर वांग उसे बताते हैं कि तुम जहाँ पर खड़े हो ये सनसेट पीक है, ये एक ज्वालामुखी पर बनाया गया है। हमारे सेक्ट के साथ वे लीडर ली के पास डिवाइन पावर्स थी, जिसकी मदद से उन्होंने इस माउंटेन के नीचे एक ट्रिगर बनाया। अगर
अगर उस ट्रिगर को हल्का भी पुश किया जाए तो ये पूरा बेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आएगा और हम सभी यहीं पर गाड़े जाएंगे। मगर टियान लॉन्ग को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वांग उसे यकीन दिलाने के लिए ट्रिगर को थोड़ा सा पुश करवाते हैं, जिससे वो जमीन दोबारा से शेक हो रही थी। तो अब टियान लॉन्ग को यकीन हो जाता है। वो कह रहा था, वांग अब तो हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। हम में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। जिस पर वांग कहते कि इस जंग को खत्म करने का एक और रास्ता है, हम ड्यूल चैलेंज कर सकते हैं। हम दोनों एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो टियान लॉन्ग भी इसमें राजी हो गया था। इधर ली फी हान ली से कहता है कि वुल्फ गैंग हम पर भारी पड़ गई, इसीलिए हमारे लीडर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। वो बस हमारे डिसाइपल्स को बचाना चाहते हैं, मगर पता नहीं कि टियान लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर खरा उतरेगा। अब एल्डर वांग सबको बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर वुल्फ गैंग का लीडर हार जाता है तो वो अपनी गैंग को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जाएगा, और अगर हम हार गए तो हम सभी को उनके आगे सरेंडर करना होगा। तो अब इन दोनों की तरफ से एक एक वॉरियर सामने आ जाता है। सेवन मिस्टर सिक की तरफ से मास्टर चांग सामने आ गए थे। हान ली बताता है कि ये बंदा मार्शल आर्ट में बेस्ट है और ये हमारे एल्डर में के मास्टर है। शायद यही हमारे एल्डर वांग की आखिरी उम्मीद है। इधर टियान लॉन्ग की तरफ से एक बोना सामने आ गया था। हान ली को इस बंदे में कुछ न कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, और अब मास्टर चांग अपनी सोर्ड से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर वो बोना उनके हर एक अटैक को डॉज करके उनकी सोर्ड पर खड़ा हो गया था। ये देखकर तो चांग थोड़े से हैरान थे। अब वो तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर देते हैं, मगर उस बोने ने तुरंत ही गोल्डन बेल शील्ड बना दी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर सब लोग समझ गए थे कि शायद ये बंदा इमॉर्टल होगा। इधर चांग उसकी बेल पर लगातार अटैक कर रहे थे। वही हान ली उस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को जान चुका था। वो बोना महज 3rd लेवल पर था, यानी कि हान ली से भी कम स्टेज पर था। इधर वो बोना एल्डर चांग को बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर चांग यहाँ से वहाँ जंप लगा के उसके अटैक से बचते जा रहे थे, लेकिन वो स्वॉर्ड तो उनके पीछे ही पड़ गई थी। इधर हान ली समझ जाता है कि इस बोने ने फ्लाइंग स्वॉर्ड टैलिस्मान का यूज किया है, और फाइनली उस बोने ने एल्डर चांग को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो सभी को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा था। इनफैक्ट उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड भी इन लोगों को डराने के लिए रिलीज कर दी थी, मगर हान ली उसे कहा ये डरने वाला था। वो तुरंत ही उस टैलिस्मान को अपनी पावर से पकड़ लेता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग हान ली की पावर्स देखकर थोड़ा सा शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी को बस यही लगता था कि हान ली बस एक डॉक्टर है। इधर वो बोना हान ली को ग्रेट करके बताता है कि वो चिन लिंग का डिसाइपल है। वो कह रहा था कि तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और इस सिक से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो क्यों ना तुम हमसे हाथ मिला लो। देखो, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो हमारी वुल्फ गैंग के लीडर तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर हान ली कहता है कि आप तो मुझसे पहली बार मिले हो, मगर फिर भी मुझे रिवॉर्ड देने का सोच रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वुल्फ गैंग के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूँ। खैर, आपका ये टैलिस्मान रख लीजिए। तो बोना तुरंत ही अपनी शील्ड हटाकर बाहर आ जाता है, मगर ये तो हान ली की एक चाल थी। वो तुरंत ही उसे ब्लास्ट कर देता है। दरअसल वो बोना एक डेविल था जो आग लगते ही ब्लास्ट हो जाता है। अब हान ली टियान लॉन्ग से कहता है कि जल्दी से अपने लोग लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मगर वो अपने वादे से मुकर गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मारने आया था, तो ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी। वुल्फ गैंग ने इन लोगों पर तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हान ली देखता है कि टियान लॉन्ग की वजह से कई सारे लोग मारे गए हैं। वो कहता है, टियान लॉन्ग मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, एक तो तुम खुद को मार दो या फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, चाहे कोई भी ऑप्शन चुनो, आज तो तुम्हें मरना ही होगा। जिस पर टियान लॉन्ग कहता है कि मैं 3rd ऑप्शन चुनता हूँ, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो सीधा हान ली पर अटैक करने चला जाता है, मगर हान ली तुरंत ही पीछे हट चुका था। टियान लॉन्ग उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, और तभी हान ली फ्लाई करते हुए आके उसकी गर्दन दबोच कर उसे जमीन पर पटक देता है। उसने एक ही झटके में टियान लॉन्ग का काम तमाम कर दिया था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन सभी को हान ली से डर लग रहा था। इनफैक्ट उसके सिक के लोग ही उसका ये रूप देख के डर गए थे। अब अगले दिन हान ली लीफी से मिलने जाता है। सबसे पहला तो उसकी इंजरी चेक कर रहा था, मगर लीफी उससे पूछता है कि भाई तुम कल्टीवेटर कब बन गए। जिस पर हान ली कह रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। इस बात पर लीफी कहता है कि हाँ यार, तुम्हें तो जरा सा भी घमंड नहीं है। जिसके बाद वो जैंग के बारे में पूछ रहा था, तो हान ली उसे झूठ बोलता है। वो कह रहा था कि जैंग अपने घर जा चुका है और वो वहाँ पर काफी खुश भी है। जिसके बाद वो लीफी को एनर्जी रिस्टोरिंग एलिक्सर और एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल के असर को सप्रेस करने का फॉर्मूला दे देता है। ये सब देखकर लीफी समझ गया था कि हान ली अब वहाँ से जाने वाला है, जिससे वो काफी मायूस हो गया था। हान ली उसे बताता है कि पिछली रात यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। जिस पर लीफी कह रहा था कि तुमने दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुमने हम सबकी जान बचाई है, तुम हमेशा मेरे खास दोस्त रहोगे। ये सब सुनकर हान ली भी अभी इमोशनल हो गया था। वो कहता है, लीफी तुमने
डैगर मुझे दिया था और ये मेरे लिए गुड लक लेके आया, लेकिन आज मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि तुम ये मेरी निशानी समझ के अपने पास रखोगे। चलो अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने दोस्त के गले लग जाता है। वो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। लीफी उससे कह रहा था कि मेरे दोस्त तुम बस कल्टीवेशन पर फोकस करो और तुम्हारी फैमिली का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। तो इस तरह से हानली अपनी कल्टीवेशन की जर्नी पर निकल पड़ा था। वो जैंग को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके एक साइड में इमॉर्टल और दूसरी साइड पर येलो मैजिक वैली लिखा हुआ था। हानली को डाउट था कि इस टोकन में कोई सीक्रेट है, इसलिए वो उसे अपने पास संभाल कर रख देता है। अभी ये लोग डॉक्टर मो के शहर पहुंच गए थे। वहाँ पर हम डॉक्टर मो की लड़की को देखते हैं, जो ना चाहते हुए भी रेडी हो रही थी। हानली एक होटल के रूम से उस पर नजर रखे हुए था और तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। साथ ही वहाँ से बारात भी गुजर रही थी। तो हानली उस वेटर से कहता है कि शायद मो फैमिली में किसी की शादी है। तो बंदा उसी पूरी हिस्ट्री ही बताने लगता है। वो कह रहा था कि आपने मो जुरेन का नाम तो सुना ही होगा, लोग उसे घोस्ट हैंड के नाम से भी जानते थे। वो लगभग 10 साल पहले गायब हो गया था, मगर उसकी फैमिली अभी भी यहीं पर रहती है और उनकी ढेर सारी प्रॉपर्टी है जिसे कई लोग हासिल करना चाहते थे। और आज उन्हीं में से एक बंदा वो प्रॉपर्टी अपनी बनाएगा। दरअसल इसे लाजू नाम की बड़ी गैंग सपोर्ट करती है और उसी का फायदा उठा के वो मोजुरेन की बेटी मोरियान से शादी कर रहा है। तो हानली उसे मोरियान के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वेटर बता रहा था कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, सिटी के सारे जवान लड़के उस पे मरते हैं, मगर ये बंदा वो जियानमिंग इसने क्लेम किया था कि वो मोजुरेन का सबसे लास्ट डिसाइपल है। उसके पास मोजुरेन की लिखी हुई विल थी, उसमें मो ने लिखा था कि जो भी मेरा लास्ट डिसाइपल होगा उसी के साथ रियान की शादी होगी और साथ ही उसी बंदे को उनकी सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। और सच बताओ ना तो मुझे इस कमीने पर 1 रुपए का भरोसा नहीं है, लेकिन इसे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। हानली समझ गया था कि दूल्हा तो बस मौके का फायदा उठा रहा है। वो डॉक्टर मो की बेटी और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। हानली कह रहा था कि शायद ये बात डॉक्टर मो ने पहले ही प्रेडिक्ट की होगी और इसीलिए उसने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि डॉक्टर मो को मुझे कैसे ऑर्डर देना है ये अच्छे से पता था। वो मरने के बावजूद भी मुझसे काम करवा रहे हैं। इधर वो जियानमिंग रात के समय रियान के कमरे में घुस जाता है, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तब रियान उससे कहती कि तुम बस हमारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो, तुमने मेरी माँ को तो उल्लू बना दिया लेकिन मुझे नहीं बना सकते। जिस पर वो जियानमिंग कह रहा था कि तुमसे शादी करके ही मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रॉपर्टी को सेफ रख सकता हूँ, मगर रियान उसके काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस पर हाथ उठाता है। वो कह रहा था कि तुम और तुम्हारा ये मेंशन मेरा है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और तभी वहाँ पर हानली पहुँच जाता है। वो कह रहा था किसी और का तो पता नहीं, हाँ मगर मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। जिसके बाद हानली जैंग को उस पर हमला करने भेज देता है। जैंग ने तो जाते ही उसे चौक करना शुरू कर दिया था। हानली उससे कहता है कि जाके तुम्हारी गैंग को बता दो कि मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मो फैमिली को परेशान करे। और रही बात आखिरी डिसाइपल की, तो उनका लास्ट डिसाइपल तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुन के रियान थोड़ी सी शॉक हो गई थी। जिसके बाद हानली को मो की बीवी के सामने पेश किया जाता है। वो हानली से कह रही थी कि अगर तुम मेरे हस्बैंड के लास्ट डिसाइपल हो, इसका मतलब मुझे तुम्हें सन जेड़ देना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इस बारे में पहले ही बताया था और शायद तुम हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने आए हो। लेकिन तभी मो की बीवी उसे एक केज में ट्रैप कर देती है। रियान उससे पूछती कि माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस बंदे ने मेरी इज्जत बचाई है। जिस पर वो कहती हाँ लेकिन इसने तुम्हारे बाप को भी मारा है। उस जेड से ये डिमोनिक सिल्वर हैंड के पॉइजन को रिमूव करना चाहता है। जिसके बाद वो कहती कि हानली तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया, तो बताओ मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। जिस पर हानली कहता है कि ये सब मैंने खुद को बचाने के लिए किया था। आपके हस्बैंड मेरी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके मेरी बॉडी को पजेस करना चाहते थे। जिस पर वो कहती कि तुम उन्हें घायल भी कर सकते थे, आखिर जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो हानली उसे बताता है कि मैंने उन्हें नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही खुद को मार दिया। मगर हानली की बीवी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो हानली उससे कहता है कि अगर कोई पहाड़ से कूद जाए तो क्या आप उसकी मौत का जिम्मेदार उस पहाड़ को मानोगी। जिस पर वो कह रही थी कि शायद ये बातें भी तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने ही सिखाई होगी। हानली कहता है नहीं, उन्होंने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया जो कि मेरी जिंदगी भर काम आएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा शांत हो गई थी। वो कहती बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हानली उससे कहता है कि मुझे सन जेड़ दीजिए और मैं आपके मो मेंशन को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करूंगा। तो तुरंत ही उस केज को हटा देती है। वो अपने बेटी से कह रही थी कि एक कल्टीवेटर है, हम इसे किसी भी केज में ज्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते। वैसे भी वो जियानमिंग को यहाँ से भगा के इस बंदे ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। भले ही तुम्हारे फादर इसके साथ फाइट में मारे गए, लेकिन इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। तुम्हारे फादर इमॉर्टल बनने के लिए पागल थे, वो हमें छोड़ के चले गए और उनके जाने के बाद मुझे इलांजो गैंग का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा डर के मारे ही जीती आई हूँ। तो तुम्हारे फादर की मौत का
का मुझे ज्यादा दुख नहीं है, मेरे लिए तो 10 सालों पहले ही मर चुके थे। जिसके बाद वो हान ली को बताती है कि बच्चे हमारी मो फैमिली के ढेर सारे दुश्मन हैं और हम माँ बेटी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी संजय दे दूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी और फिर ये मो मेंशन भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के रियान और हानली दोनों भी थोड़ा सा शॉक हो गए थे। तो हानली उनसे कहता है कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं आपकी बेटी को एक स्टेबल लाइफ नहीं दे सकता। और रही बात इस मेंशन की हिफाजत की, तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। ये बंदा आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें वो भी मान गई थी। अब अगले दिन हानली ना चाहते हुए भी जैंग को वहीं पर रुकने का हुक्म देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें हमेशा इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अब वो उसके हैट निकाल कर उसे कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने वापिस आ जाऊंगा। और फिर वो मायूस होकर वहाँ से जा ही रहा था, तभी रियान उसे मिलने आ जाती है। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रही हो। तो हानली उसे बताता है कि मैंने डिवाइन वैली में बहुत टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर ज्यादा कल्टीवेटर्स नहीं थे, इसीलिए मैं कल्टीवेटर्स की तलाश करूंगा ताकि मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ। तो रियान उसे बताती है कि एक जगह है, उसे ग्रेट साउथ वैली कहा जाता है। मेरे फादर इमॉर्टल्स की तलाश में अक्सर वहाँ जाया करते थे, तो तुम भी वो जगह ट्राई कर सकते हो। तो हानली उसे थैंक्स बोलकर उसे एक बुक देता है। वो कह रहा था कि ये बुक आपके फादर ने लिखी थी, इससे आप बहुत कुछ सीख सकती हो। उस बुक को देखकर रियान थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। हानली उससे कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी दोबारा ऐसे ही मुलाकात होगी। इतना कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। अब हानली कई दिनों का सफर तय कर चुका था। संजय ने उसके पॉइजन को खत्म करके उसकी ताकत को बढ़ा दिया, जिससे अब वो फॉरएवर स्प्रिंग स्किल के 9वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई दिनों तक ग्रेट साउथ वैली की तलाश करता रहा, मगर वो उसे नहीं मिली और ऐसे ही वो एक टाउन में पहुंच जाता है। वहाँ का रास्ता उसे जाना मना लग रहा था। वेल इसी इलाके में हानली का घर है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो घर जाके अपने फैमिली को एक आखिरी बार देख के आएगा। और तभी रास्ते में उसे एक बंदा दिखता है, वो कुछ एलिक्सर्स बेच रहा था। इस बंदे का नाम वान था। वो कहता है देखो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो भी तुम मेडिसिन को खरीद सकते हो, मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेके तुम्हें लूटूंगा नहीं। तभी एक बंदा आके उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो कहता है कि वाकई आप एक रियल इमॉर्टल हो, आपने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसने मेरी बीवी की जान बचाई। ये मेरे पास जिंक्सेन हर्ब है, क्या आप इसे एक्सचेंज करके मुझे और थोड़ी दवा दे सकते हो? तो बंदा उसे अपनी सारी मेडिसिन दे देता है। हालांकि उस हर्ब की कीमत बहुत कम थी। हानली ये सब देखकर वान से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उसे ग्रीट करके ग्रेट साउथ वैली के बारे में पूछने लगता है। तो वान शाओशन उसे ग्रीट करके बताता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, हम दोनों की मंजिल एक है, तो क्यों न हम एक साथ ही वहाँ जाए। ये सुनकर हानली थोड़ा सा सोच में पड़ गया था। तो वान उससे कहता है कि मेरे दोस्त अगर तुम अकेले जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो हानली उसे बताते है कि यहाँ पर एक जगह है, मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जाना होगा, अगर आप मेरे लिए रुक सकते हैं तो फिर आगे का सफर हम साथ में तय करेंगे। जिस पर वान भी मान गया था। रास्ते में हानली उसके रहमदिल नेचर की तारीफ करता है, वहीं पर वान भी उसे प्रेस कर रहा था क्योंकि हानली ने बहुत ही कम एज में कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। वान उससे कह रहा था कि हानली तुम्हारे पास स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है। तो हानली उसे स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वान कह रहा था कि स्पिरिचुअल रूट 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जो कि है अर्थ, गोल्ड, वुड, वाटर एंड फायर। मगर इसमें एक और खास कैटेगरी थी जिसे हेवनली स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। वान हानली को बताता है कि जिस भी बंदे के पास 4 एट्रीब्यूट्स वाले स्पिरिचुअल रूट है वो कल्टीवेशन में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अब हानली उसे ची कंडेंसेशन के बारे में पूछ रहा था। तो वान उसे बताता है कि ची कंडेंसेशन कल्टीवेशन की पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, थर्ड है कोर फॉर्मेशन और चौथी लेवल है नेसेंट सोल। मैंने सुना है कि इसके आगे भी एक रेल्म है, उसे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। जिसके बाद वो हानली को लाइफ स्पैन के बारे में बताता है, जैसे कि मॉर्टल्स आमतौर पर 100 सालों तक जी सकते हैं, लेकिन तुम अगर नेसेंट सोल लेवल पर पहुंच गए तो तुम 1000 सालों से भी ज्यादा जी सकते हो। ये सुन के तो हानली बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी इन लोगों को एक बारात नजर आती है, जिसे देखकर वान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। दरअसल ये शादी किसी और की नहीं बल्कि हानली के सिस्टर की थी। वहाँ मौजूद लोग कह रहे थे कि इस लड़की का भाई 7 मिस्ट्रेस से का कल्टीवेटर है, वो लड़का हर महीने इन्हें पैसे भेजता है। इधर हानली तो अपने बहन की डोली देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो अपनी मदर को भी देख रहा था। तो वान उससे कहता है कि भाई अगर तुम इन्हें जानते हो तो जाके बात कर लो। इसलिए हानली अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी सारी बचपन की यादें ताजा हो गई थी। एक लंबे अरसे पहले उनकी फैमिली काफी खुश थी, लेकिन वुल्फ गैंग वालों ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। अब हानली खुद से ही बात कर रहा था। वो कहता है कि आप लोगों को हैप्पी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन हम वो पुराने दिन वापस नहीं ला सकते, इसलिए मैं अब आपके सामने भी नहीं आना चाहता। मैंने आपके लिए एलिक्सर रख दिया है, इससे आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। साथ ही मेरी अभी तक की सारी सेविंग यहाँ पर रख दी है, जो आप लोगों को काम आएगी। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर ने दिया हुआ ब्रेसलेट भी वहीं पर छोड़ देता है, ताकि
ताकि वो ब्रेसलेट उसकी सिस्टर की हिफाजत करे। हानली कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बिना मिले ही वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सफर बहुत मुश्किल होगा और मैं आपका दिल दुखा के नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वान शाओशन उसका बाहर ही इंतजार कर रहा था तो हानली उसे थैंक्स बोल के ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। वान उसे बता रहा था कि ग्रेट साउथ वैली में इमॉर्टल असेंशन असेंबली होने वाली है, इसमें खासकर फ्री कल्टीवेटर्स ज्वाइन करते हैं। तो हानली उसे फ्री कल्टीवेटर्स के बारे में पूछने लगता है तो वान कहता है कि ऐसे लोग जो किसी भी सेक्ट का हिस्सा नहीं है उन्हें फ्री कल्टीवेटर्स कहा जाता है। वैसे हमारी शू कंट्री में टोटल 7 कल्टीवेशन सेक्ट है, जिनमें है मास्क मून सेक्ट, येलो मैपल वैली, स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन, क्लियर वॉइड सेक्ट, सेबर ट्रांसफॉर्मेशन डॉक, हेवनली इंपीरियल फोर्टेस और सबसे आखिर में आता है ग्रेट स्वॉर्ड सेक्ट। साथ ही इनमें कुछ फैमिलीज भी आती है, जिनमें से एक है यान फैमिली और बाकी फैमिलीज के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। अब बातें करते करते ये लोग ग्रेट साउथ वैली के पास आ गए थे। वान बताता है कि वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसे बादलों के बीच छुपाया गया है ताकि वहाँ पर मॉर्टल्स ना जा पाए। ऑर्डिनरी लोग तो कभी भी उस वैली में नहीं जा सकते, लेकिन मुझे सब पता है। जिसके बाद ये लोग उस पहाड़ पर पहुँच गए थे। वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध थी जिसे देखकर हानले कंफ्यूज हो जाता है, मगर वान ने उसे पोर्टल के अंदर खींच लिया था और इस तरह से फाइनली हानली ग्रेट साउथ वैली में एंटर करता है। वहाँ पर पूरा का पूरा टाउन था। वान उसे बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी खरीदना है तो तुम स्पिरिचुअल स्टोन या फिर एलिक्सर को एक्सचेंज करके शॉपिंग कर सकते हो। अभी लोग उस टाउन को एक्सप्लोर कर रहे थे तभी हानली देखता है कि एक बंदे ने वान का बटुआ चुरा लिया है, तो भी तुरंत ही उस बटुए को वापस चुरा लेता है। दरअसल इस बंदे का नाम जियूजी था। उसे हु पिंगू नाम की बंदी पूछती कि तुम्हारा बटुआ कहाँ पर है। इधर हानली वान को उसका बटुआ वापस देते हुए कह रहा था कि भाई चोर तो यहाँ पर भी है। तभी चिंगवेन नाम का बंदा बता रहा था कि जियूजी तो बस मजे के लिए चोरी करता है, वो सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वह लो चोरी करके तुम्हारा स्टफ तुम्हें वापस लौटा देता। अब जियूजी हानली की तारीफ कर रहा था। वो कहता है भले तुम कल्टीवेशन में कुछ खास नहीं हो मगर तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जिसके बाद किंगवेन इन दोनों से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो हानली को असेंबली में उनके साथ जाने के लिए कहता है, मगर हानली उसे पोलाइटली मना कर देता है। वो कह रहा था कि फिलहाल मुझे इस टाउन को एक्सप्लोर करना है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूंगा। दरअसल हानली को इन लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। डॉक्टर मो के साथ उसका जो एक्सपीरियंस था उसी से हानली बहुत ज्यादा समझदार हो गया था। जिसके बाद वो टाउन में घूमते हुए फॉरएवर स्प्रिंग स्किल की बुक एलिक्सर दे के परचेज कर लेता है। डॉक्टर मो के पास जो बुक थी वो तो बस एक छोटा सा पोर्शन था, मगर अब हानली को एक कंप्लीट वर्जन मिल चुका था। जिसके बाद वो देखता है कि एक बंदी ब्रोकन मैजिक फ्रेगमेंट को सेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे जानबूझ के तंग कर रहे थे। उस लड़की का नाम हान था और उस फ्रेगमेंट को 5 स्पिरिचुअल स्टोन में बेचना चाहती थी, मगर वो लोग उसे बस एक स्टोन देने के लिए तैयार थे। हानली देखता है कि वो मैजिकल फ्रेगमेंट चीजों को गायब कर सकता है, इसलिए वो तुरंत ही 2 गोल्डन एलिक्सर्स की बोतल देकर उस मैजिकल फ्रेगमेंट को खरीद लेता है। लेकिन ये बात उस बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जानबूझ के हानली के साथ झगड़े करना शुरू कर देता है। उसने तो हानली को मारने के लिए अपना वेपन भी बाहर निकाल लिया था, मगर तभी चाओ शियान नाम की बंदी उसे रोक लेती है। वो कह रही थी सीनियर युनफेंग, ये फ्रेगमेंट हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, जल्दी असेंबली स्टार्ट होने वाली है तो हमने उसी पर फोकस करना चाहिए। तो युनफेंग भी उसकी बात मान जाता है। वो हानली से कह रहा था कि इस खूबसूरत लड़की की वजह से तुम बच गए, मगर हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। हानली तो इस इंसिडेंट से थोड़ा सा शॉक था। उसे लगा नहीं था कि कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे कमीने लोग भी भरे पड़े हैं। जिसके बाद वो अकेले में आकर अपनी ग्रीन बोतल को बाहर निकाल लेता है। उस बोतल में सेंस ऑफ यूनिवर्स था और उसी की वजह से हानली लेवल अप कर पाया। अब वो तुरंत ही उस बोतल को मैजिकल फ्रेगमेंट में छुपा देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वो शॉप वाली बंदी हान उसके पास आ जाती है। वो हानली से कह रही थी कि मेरे पास आपके लिए एक और स्पेशल चीज है, शायद आपको ये पसंद आ जाए। जिसके बाद वो हानली को गोल्डन सिंसियरिटी ब्रश दिखाती है। इस ब्रश को 2 नंबर की रैंकिंग वाले डीमन बीस्ट के बालों का यूज करके बनाया गया था। इस ब्रश से टैलिस्मान लिखे जा सकते थे। तो हानली उसकी कीमत पूछता है, जिस पर हान बताती है कि इसकी कीमत है 2 बोतल एलिक्सर, मगर हानली कहता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। तो हान उसे एक टैलिस्मान की बुक भी ऑफर करती है। ये हानली को काफी दिलचस्प लगी थी तो उसे भी परचेज कर लेता है। इधर वान अपने नए बने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों ने उसे बता दिया था कि उसकी कल्टीवेशन बेस अच्छी होकर भी वो असेंबली के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। हु पिंगू उससे कह रही थी कि वान तुम ची कंडेंसेशन की 7वीं रैंकिंग पर हो और 10 साल पहले जो असेंबली हुई थी उसमें 10th और 11th रैंकिंग वाले कल्टीवेटर्स भी मारे गए, इसलिए इस बार वो लोग ज्यादा सावधानी से काम ले रहे हैं। जियूजी कह रहा था कि हर
10 सालों में असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें सभी राइजिंग स्टार और अच्छे से के बंदे आते हैं। और रही बात हमारी, तो हम फ्री कल्टिवेटर्स हैं। हमारे पास न ज्यादा स्किल है और न ही मैजिक वेपन्स, तो हमें यहाँ पर कम्पीट करने का भी चांस नहीं मिलेगा। मगर वान का मानना था कि फ्री कल्टिवेटर्स को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 7 सिक के पास ही एलिक्सर्स होते हैं और बिना एलिक्सर के कल्टिवेट करना इम्पॉसिबल है। वो कह रहा था कि अगर हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिली तो हम कल्टीवेशन की राह पर चल नहीं सकते। तभी किंगवेन बताता है कि एक और रास्ता है, अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है तो तुम्हें आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। इधर हानली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। वेल, उसके पास भी एक इमॉर्टल टोकन था, जिसे देखकर वो कह रहा था कि शायद इस बार मुझे गलती से बहुत बड़ा खजाना मिल गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही। हानली इमॉर्टल असेंबली अटेंड करने पहुंच जाता है। वहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स थे, साथ ही पूरी शू कंट्री के 7 सिक के एल्डर्स भी डिसाइपल को सिलेक्ट करने वहाँ पर आ चुके थे। सबसे पहले इन सभी कल्टीवेटर्स के स्पिरिचुअल रूट्स को चेक किया जाएगा। जो भी इस टेस्ट को पास करेगा वो 7 सिक के लिए क्वालिफाई हो सकता था। जिसके बाद मार्शल आर्ट का भी एक राउंड होने वाला था और उसमें जीतने वाले बंदे को एडमिशन के साथ साथ एक खास रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। जिसके बाद वो एल्डर हवा में स्पिरिचुअल बॉल्स को रिलीज करती है, जिसे होल्ड करने से इन लोगों के रूट्स के बारे में पता चलता था। मगर उस बॉल को होल्ड करने के लिए डिसाइपल आपस में ही झगड़े करना शुरू कर देते हैं। हानली तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। जो काम प्यार मोहब्बत से भी हो सकता था, ये बेवकूफ लोग वहाँ पर भी अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे थे। अब उनमें से कुछ डिसाइपल पास और कुछ फेल हो जाते हैं। वहीं पर यूनफेंग नाम का बंदा भी था, जो जानबूझकर हानली को उकसाने की कोशिश करता है। वो कह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ही ज्यादा वाहियात होंगे। मगर हानली उसके मुंह नहीं लगता। वो तो ये सोच के हैरान था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसे ऐसे नमूनों से भरा पड़ा है। अब हानली भी स्पिरिचुअल बॉल को होल्ड करता है, मगर उसके अंदर कई सारी कैटेगरीज के रूट्स थे, जिस वजह से हानली इस टेस्ट में फेल हो गया। वहीं पर हम हान को देखते हैं, जो हानली के सिलेक्ट ना होने पर मायूस हो गई थी, हालांकि वो इस परीक्षा में पास हो गई थी। अब वान शाओशान हानली से कहता है कि हम दोनों भी फेल हो गए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर हमारे साथ भी कोई दुखी हो तो उसका गम देखकर हम खुद का गम भूल जाते हैं। मगर हानली तो इमॉर्टल टोकन के बारे में ही सोच रहा था। वो दिल में ही कहता है कि शाओशान, वो टोकन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास उसका जिक्र नहीं किया, मगर मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद मार्शल आर्ट के सेकंड राउंड के लिए लोग जमा हो गए थे। इस राउंड में जीतने वालों को खास एलिक्सर मिलने वाले थे। इतना ही नहीं, उन्हें स्पिरिचुअल स्टोन से भी नवाजा जाएगा। जो जितने ज्यादा राउंड जीतेगा उसे उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब अरीना में यान फैमिली का बंदा आ जाता है। शाओशान हानली को बता रहा था कि ये हमारी शू कंट्री की ग्रेट फैमिली में गिनी जाती है। इनकी कल्टीवेशन भले ही कमजोर हो, मगर यान फैमिली के पास काफी अच्छे मैजिक टूल्स और फॉर्मेशंस है, जिसके दम पर वो आसानी से जीत सकते हैं। और इसी वजह से आज के मैच में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और तभी यान फैमिली का ओपोनेंट रिंग में आ जाता है, मगर इस बंदे ने तुरंत ही अपना मैजिकल टूल यानी कि स्टार हैमर का यूज करके उस बंदे को शिकस्त दे दी। ये देखकर हानली को समझ आ गया था कि कल्टीवेशन बस स्पिरिचुअल रूट्स पर ही नहीं, बल्कि मैजिकल टूल्स, टैलिस्मान, फॉर्मेशन और एलिक्सर पर भी निर्भर करता है। अब अगला मैच यूनफेंग और एक बंदे के दरमियान था, लेकिन यूनफेंग ने तो उसे तुरंत ही हरा दिया। वो बंदा भी हार मान लेता है। वो कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा स्किल नहीं है, इसलिए सीनियर प्लीज मुझे बख्श दीजिए। मगर हानली देखता है कि यूनफेंग ने अपना वेपन निकाल लिया है, जिसके बाद यूनफेंग बड़ी बेरहमी से उस बंदे को घायल कर देता है। हानली तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यूनफेंग उसे देखकर एटीट्यूड दिखा रहा था, मगर हानली फिलहाल उसके साथ कोई पंगे नहीं लेना चाहता था। वो शाओशान को बताता है कि मैं थोड़ा वॉक के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, उन फ्री कल्टीवेटर से थोड़ा सा संभाल कर रहना, मुझे वो लोग बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे, उन पर ज्यादा भरोसा मत करो। इतना कहकर हानली वहाँ से चला जाता है। और तभी हम उन तीनों कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो शाओशान को अकेला देखकर रिवर्स स्माइल कर रहे थे। अब हानली घूमते घूमते जंगल में पहुँच जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ के फॉरएवर स्प्रिंग की बुक पढ़ रहा था। वो सोचता है कि यहाँ पर आने का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं कल ही येलो मेपल वैली के लिए रवाना हो जाऊंगा, शायद वहाँ मेरी किस्मत खुल जाए। मगर तभी वो देखता है कि वान शाओशान भागते हुए जंगल में पहुँच चुका है। वो नीचे गिर गया था, जिस वजह से हानली तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगता है। शाओशान उसे बता रहा था कि मेरे दोस्त तुम उन तीनों लोगों के बारे में बिल्कुल सही थे, उन्होंने मेरी स्टोरेज बैग लूटने की कोशिश की और साथ ही मुझे पॉइजन दिया। तो हानली तुरंत ही अपने नीडल से उसे चेक करता है। वो तो बहुत
बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पॉइजन था, जिससे शाओशान अपना दम तोड़ देता है। और तभी हानली को पिंगो के हंसने की आवाज आ रही थी। वो कहती है कि तुम दोनों हमारे कभी से निशाने पर थे, चलो जल्दी से अपना सारा सामान हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मगर हानली सामान देने से मना कर देता है। तो लोग कहते ठीक है, फिर तुम भी शाओशान से मिलने जहन्नुम में चले जाना। जिसके बाद वो लोग हानली पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हानली भी कुछ कम नहीं था, उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। ये देखकर पिंगो अपने मिक्स एनर्जी बीड को एक्टिवेट कर देती है। वो बीड एक साथ हानली पर अटैक कर रहे थे, मगर वो भी उन्हें डॉज कर लेता है। और इसी चक्कर में हानली के पास मौजूद ज़ैंग की हेड भी गिर जाती है। हानली के पास ये अपने दोस्त की आखिरी निशानी थी, जो कि अब खो गई, जिस वजह से हानली भी अब गुस्सा हो गया था और अब उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से वो जियोजी और पिंगो को बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है। हालांकि किंगविन समय रहते वहाँ से भाग गया था। अब हानली शाओशान को दफना कर उसे ग्रीट कर रहा था। वो कहता है कि तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में मेरे सबसे पहले दोस्त थे, मगर अफसोस हमारा साथ यही तक का था। आपके साथ साथ मेरी फैमिली का जो सीक्रेट था वो भी अब दफन हो चुका है। और फिर वो उसे अलविदा कहकर अपना सफर शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि डॉक्टर मो ने मुझे कल्टीवेशन की बात दिखाई और शाओशान ने मुझे इस दुनिया की कड़वी हकीकत बताई। इमॉर्टल्स के लिए हम मॉर्टल्स कोई मायने नहीं रखते, इसलिए मुझे कुछ भी करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा, तभी जाके मैं इस बेरहम दुनिया में सर्वाइव कर पाऊंगा। अच्छा हुआ मुझे एक मॉम से इमॉर्टल टोकन मिल गया। इस टोकन के रहते अगर मेरी स्पिरिचुअल रूट्स कमजोर भी रही तो भी मैं येलो मेपल वैली में एंटर कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लंबा सफर तय करके फाइनली येलो मेपल वैली में पहुँच गया। वहाँ के एंट्रेंस पर एल्डर वो मौजूद थे, तो हानली उन्हें अपना इमॉर्टल टोकन शो करता है, जिसे देखकर वो कह रही थी कि लंबा अरसा हो गया मैंने ऐसा टोकन नहीं देखा था। बच्चे तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हारे पास ये टोकन है। जिसके बाद उसे येलो मेपल वैली ले जाने लगते हैं। वो कह रही थी कि शायद तुम्हारे एंसेस्टर का हमारे मेपल वैली से कोई खास कनेक्शन होगा, इसी वजह से तुम्हारे पास ये टोकन है। हानली देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी फ्लाइंग कैरेज है, उसमें अभी अभी रिक्रूट किए कुछ डिसाइपल भी मौजूद थे। तो हानली उन्हीं के साथ येलो मेपल वैली की तरफ रवाना हो जाता है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो एक प्रेस्टिजियस सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। अब एल्डर वो वहाँ से गुजरते हुए इन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो कहते कि वो हमारे सिख लीडर का घर है, इसे मेन हॉल भी कहा जाता है। जल्द ही तुम सभी की उनसे मुलाकात होगी। साथ ही ये लोग देखते कि वहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स हवा में फ्लाई कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हानली के साथ साथ ही सभी लोग हैरान थे। एल्डर वो बताते हैं कि हमारे येलो मेपल वैली के सभी डिसाइपल्स को फ्लाइंग टूल मिल जाते हैं और अब मैं तुम्हें भी फ्लाइंग टूल्स दे दूंगा। जिसके बाद उन सभी को बेसिक एलिक्सर्स और बेसिक टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही उन्हें फ्लाइंग टूल और स्टोरेज बैग भी प्रोवाइड की थी, जिसमें लोग अपना सारा कीमती सामान रख सकते हैं। जिसके बाद एल्डर उन्हें ट्रेनिंग हॉल दिखा देते हैं, जहाँ से ये लोग कल्टीवेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते थे। साथ ही उसके अपोजिट साइड में 100 अपॉर्चुनिटी हॉल था, जहाँ से डिसाइपल्स को टास्क दिए जाते हैं और अगर टास्क सही से कंप्लीट हो गया तो डिसाइपल स्पिरिचुअल स्टोन्स भी अर्न कर सकते थे। जिसके बाद ये लोग सेक्ट में पहुँच गए। एल्डर वो सभी को अपना नाम रजिस्टर करने भेज देते हैं। हानली भी वहीं पर जा रहा था, मगर वो उसे रोकते हुए कहती कि नहीं जाने दो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। देखो तुम्हारे पास इमॉर्टल टोकन है और इसी वजह से तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर मिल जाएगा। लो इसे संभाल कर रखो। शुरुआत में कल्टीवेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तब ये तुम्हारे काम आएगा। ये एलिक्सर बहुत ज्यादा रेयर है, तो लोग इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा। तो हानली उनका शुक्रिया अदा करके सेक्ट में एंटर करता है। वो कह रहा था कि डिसाइपल्स को एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मेरे तो स्पिरिचुअल रूट्स भी कमजोर हैं, जिस वजह से मुझे फाउंडेशन बनाने के लिए बस एक ही फाउंडेशन एलिक्सर काफी नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके एलिक्सर्स को रिफाइन करना ही होगा। मेरे पास इस एलिक्सर को बनाने का फॉर्मूला तो मौजूद है, मगर इसे रिफाइन करने के लिए मुझे ढेर सारे रेयर हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी। और तभी वो एक नोटिस पढ़ता है जिसमें लिखा था कि एक डिसाइपल की अर्जेंट जरूरत है। उस डिसाइपल को हर्ब की फील्ड की देखभाल करनी है और बदले में उसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। ये देखकर हानली कहता है कि यहाँ पर तो मुझे रेयर हर्ब भी मिल सकते हैं और साथ ही एक सेक्लूडेड प्लेस है, वहाँ पर तो मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के कल्टीवेट भी कर सकता हूँ। अच्छा हुआ कि डॉक्टर मो ने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया, अब वो मेरे आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद हानली अजूर लीफ का यूज करके फ्लाई करने की प्रैक्टिस कर रहा था। शुरुआत में उसे इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर वो जैसे तैसे मैनेज कर लेता है। लेकिन तभी एक ब्लेड फ्लाई करते हुए आके उसे हिट करती है, जिससे हानली घायल होकर नीचे गिर गया था। दरअसल ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूनफेंग था। वो हानली से कहता है कि मैं तो तुम्हें देख देख के उब गया हूँ। जिस पर हानली कह रहा था कि सीनियर आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। तो कहता है कि तुमने इमॉर्टल टोकन देकर जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर लिया है वो मुझे दे दो। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के इंसान के पास वो एलिक्सर शोभा नहीं देता। जिसके बाद वो अपनी विंडी ब्लेड से दोबारा से हानली पर
पर अटैक कर देता है, जिसे हानली ने बेंड होकर डॉज कर दिया था और अब उसने भी फायर बॉल से यूनफेंग पर अटैक कर दिया, मगर वो हानली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे एक ही पाम अटैक में दूर पटक देता है। हानली को पता था कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता और तब तक यूनफेंग उसे खत्म करने के लिए अपनी विंड ब्लेड को रिलीज करता है। हानली इस अटैक से मारा भी जा सकता था, मगर तभी एल्डर उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो यूनफेंग पर चिल्ला रहे थे, जिस पर वो कहता है कि एल्डर ये मसला हानली और मेरे दरमियान का है, इसलिए आप इसमें दखल ना दे। वो अब एक और बार हानली पर अटैक करने चला जाता है, मगर एल्डर वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करके उसे दूर ढकेल देते हैं। वो यूनफेंग से कहते कि तुम गुस्ताख भी हो और वाहियात भी। तभी वहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री होती है। वो कह रहा था कि नए डिसाइपल्स तो ऐसे ही होते हैं। दरअसल इनका नाम था एल्डर यीन और ये यूनफेंग के मास्टर थे। वो कहते भाई तुमने मेरे डिसाइपल को बुरी तरह से घायल किया है, जिस पर एल्डर वो बताते कि आपके डिसाइपल ने एक बेकसूर बच्चे पर हमला किया था, मैंने तो बस उसे उसकी सजा दी है, नहीं तो वो हानली को खत्म कर देता और मैं हानली के मार्शल अंकल के नाते होने नहीं दे सकता। जिस पर एल्डर यीन कह रहे थे कि हम दोनों भी कभी जवान हुआ करते थे, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर कैसे पहुँचे? देखो हम भी बेरहम थे, इस कल्टीवेशन की दुनिया में पावर्स ही सब कुछ है। और रही बात उस फाउंडेशन एलिक्सर की, तो उसी के पास होना चाहिए जो बंदा उसके लायक हो। भाइयों आप तो सीनियर हो, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। जिस पर एल्डर यू कह रही थी कि मेरे लिए एलिक्सर से ज्यादा लोगों की जिंदगी मायने रखती है। भले ही मेरी पोजीशन आपकी जितनी बड़ी ना हो, मगर ये छोटे मोटे मैटर सुलझाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। हानली देखता है कि अब इन दोनों सीनियर्स में ही झगड़े लगने वाले हैं। एल्डर यीन कह रहा था कि मेरे भाई तुम अभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिडिल स्टेज पर हो, आगे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे लिए वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। तो क्या वाकई तुम इस बंदे के लिए मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? देखो अगर ऐसा किया तो तुम बुरी तरह से घायल हो जाओगे, जिससे फिर लेवल अप करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा से एल्डर यू को सप्रेस करने की कोशिश करता है। वो कह रहा था डरो नहीं, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, मगर अब तुम मुझे इस मैटर को सॉल्व करने दो। वो कहते हानली तुम्हारी कल्टीवेशन बेस बहुत वीक और लो है, इसीलिए इतना खास एलिक्सर कैरी करके तुम बस मुसीबतों को बुलावा भेजोगे। आज इस एलिक्सर के लिए यूनफेंग ने तुम पर हमला किया, कल ये काम कोई और भी कर सकता है। साथ ही तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स भी बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम चाहे कितने भी एलिक्सर कंज्यूम क्यों न करो, लेकिन तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को अचीव करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, तुम अपना एलिक्सर मेरे पास रख दो, मैं तुम्हारे लिए उसे सेफ रखूंगा। जिस पर हानली कह रहा था कि सीनियर मुझे पता है कि मेरे रूट्स कमजोर है, मगर मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं मेरा एलिक्सर आपके पास बिल्कुल नहीं रखूंगा। ये सुनकर एल्डर यीन के तो खून में ही आग लग गई थी। वो कहते हैं कि तुम में हिम्मत भी है और तुम बहुत जिद्दी भी हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ स्पिरिचुअल स्टोन और हर्ब्स दे दूंगा और उसके बदले तुम मुझे वो एलिक्सर दो। देखो इस ऑफर को ठुकराना मत, वरना अंजाम बुरा होगा। हानली भी सोचता है कि अब तो मैं इसे मना नहीं कर सकता, वरना ये बंदा मुझ पर अटैक कर देगा, इसलिए हानली मान जाता है। अब एल्डर ने पैसों की पोटली हानली की तरफ फेंक दी थी और हानली ना चाहते हुए भी एलिक्सर उसे दे देता है। यीन कह रहा था कि हानली स्पिरिचुअल हर्ब तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे और कल याद से सेक लीडर से मिलने चले जाना। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। यूनफेंग तो इस सब से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। हानली सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जिम्मेदार मेरी कमजोरी है, मगर एक दिन मैं जरूर इसका बदला लूंगा। वो देखता है कि एल्डर यू भी मायूस होकर वहाँ से चले गए। जिसके बाद हानली जैसे तैसे अपने कमरे में पहुँच जाता है। उसने जाते ही एलिक्सर पिल कंज्यूम कर ली ताकि उसकी इंजरीज हील हो जाए और फिर अगले ही दिन वो एक कूल एंट्री मारते हुए सेक्ट में पहुँच जाता है। दरअसल वो मेन हॉल में सेक्ट लीडर से मिलने आया था। वो जाते ही उन्हें ग्रीट करता है। सेक्ट लीडर उससे कह रहे थे कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी खबर मुझे मिल चुकी है। हानली तुम एक नए डिसाइपल हो, तुमने मुसीबतों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब तुम 100 अपॉर्चुनिटी हॉल चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें नया टास्क दिया जाएगा और हाँ कुछ दिनों तक तुम थोड़ा संभाल कर रहना। तो हानली उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है ये देखा नहीं जाता, बस इस सेक्ट में पावर ही मायने रखती है और वैसे भी मैं एक मामूली सा डिसाइपल हूँ, तो मेरे लिए कोई भी स्टैंड नहीं लेगा। अब वहाँ से बाहर आते ही उसे एक बंदे की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही यूनफेंग था। वो कहता है कि फाइनली वो एलिक्सर मुझे मिल ही गया, मैं तो बहुत खुश हूँ और साथ ही लकी भी जो मेरी तुमसे मुलाकात हुई। शुअर उससे कह रही थी कि आप यहाँ पर नए हो, मगर फिर भी आपने आते ही प्रॉब्लम्स खड़ी करना शुरू की है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी मास्टर आपसे नफरत करेंगे। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे किसी से कोई डर नहीं और वैसे भी मैं ये प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता था, मगर वो बदसूरत हानली बार बार मेरे सामने आ जाता है। हानली दूर से ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। इधर शुअर
बार यूनफेंग को संभाल के रहने के लिए बता रही थी, जिस पर वो कहता है कि अरे तुम हो ना मेरे साथ, तुम तो रेड विस्क के लीडर की भतीजी हो, वो जरूर से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और फिर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। दरअसल यूनफेंग ने इस लड़की को अपने चक्कर में फंसाया था और ये बात हानली भी अच्छे से समझ गया, जिसके बाद वो सीधा हब के गार्डन में पहुंच जाता है। वहाँ के एल्डर उससे पूछ रहे थे कि मेरे गार्डन में पाँव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तो हानली उन्हें बताता है कि मुझे इस गार्डन को संभालने का टास्क मिला है, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। तो एल्डर कहते ठीक है अंदर आ जाओ। अब हानली उस फॉग वाले बैरियर को क्रॉस करके उस गार्डन में पहुंच गया था। वहाँ पर एल्डर माँ थे, वो कहते पता नहीं ये वैली के लोग मेरे पास बेवकूफ बच्चे ही क्यों भेजते रहते हैं। तो हानली तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके अपना नाम बताता है। मास्टर उसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ये जॉब कर सकते हो, तो हानली उन्हें बताता है कि मैंने बचपन से ही खेतों में काम किया है, मेरे फॉर्मर मास्टर एक डॉक्टर थे, तो मैं गार्डन में उनकी मदद किया करता था। जिस पर एल्डर माँ कहती कि ठीक है चलो अब ये बताओ कि ये हर्ब्स कौन से हैं। तो हानली उन्हें सारे हर्ब्स के नाम बता रहा था, साथ ही उनके यूजेस भी बताता है। तो मास्टर कहते हाँ बस करो, अब ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, मैं मान गया हूँ कि तुम्हें हर्ब्स की नॉलेज है। तुमसे पहले यहाँ एक लड़का काम करता था, मगर उसने तो मेरे आधे गार्डन की वाट लगा दी, बस तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो हानली उनसे कहता है मास्टर मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। तो मास्टर तुरंत ही उसे गार्डन का टोकन देते हुए कह रहे थे कि ये लो, अब इस गार्डन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, बस मेरे हर्ब्स को मारना मत, समझ गए तुम। जिसके बाद मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हानली उनसे पूछता है कि मास्टर यहाँ पर चेल्सटनी मशरूम और वायलेट मंकी फ्लावर कहाँ मिलेगा। ये सुनकर ही मास्टर समझ गए थे कि इस बंदे को फाउंडेशन एलिक्सर रिफाइन करना है। तो वो हानली को बताते हैं कि इस एलिक्सर को बनाने के लिए बस फॉर्मूला काफी नहीं होता, तुम्हें ये रेयर हर्ब मिलने चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद नहीं। ग्रेट साउथ कॉन्टिनेंट में बस एक ही जगह है जहाँ पर ये हर्ब्स पाई जाती है और उस जगह को ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड कहा जाता है। जिसके बाद हमें सीधे 3 सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। हानली ने 3 सालों तक एल्डर माँ को गार्डन में मदद की और अब तो वो भी हानली को पसंद करने लग गए थे। साथ ही हानली ने एल्डर वू से भी कई सारी बातें सीख ली। और रही बात एल्डर यिन की, तो उन्होंने अभी तक भी हानली को हर्ब्स नहीं दिए थे, मगर हानली को भी उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो उसके हिस्से के हर्ब्स वापस देंगे। इसी दरमियान हानली को एक सेक्लूडेड केव मिली जो गार्डन से काफी ज्यादा नजदीक थी और इसी वजह से हानली ने वहीं पर ग्रीन बॉटल का यूज करके हर्ब्स उगाना शुरू किए और उन्हीं हर्ब्स का यूज करके वो ची कंडेंसेशन की बिग स्टेज पर पहुंच गया। लेकिन और आगे जाने के लिए उसे फाउंडेशन बिल्डिंग की जरूरत थी जो कि उसके कमजोर रूट की वजह से आसान नहीं होगा। वो कहता है कि आगे जाने के लिए मुझे ढेर सारे एलिक्सर्स की जरूरत होगी, मेरे पास फॉर्मूला तो मौजूद है मगर उसमें से मेन इंग्रेडिएंट ही मिसिंग है और वो हम मुझे बस ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर मिलेंगे जो कि 60 सालों में बस एक बार ओपन होता है। और हाल ही में मुझे सीनियर जियांग के बारे में पता चला, उन्होंने पिछली बार हुई फॉरबिडन ग्राउंड ट्रायल में ज्वाइन किया था, शायद वही मुझे उस एरिया के बारे में बता सकते हैं। इसलिए हानली सीनियर जियांग से मिलने चला जाता है। वहाँ पर पहले एक डिसाइपल आया हुआ था, उसे भी फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो सीनियर इन दोनों को बताते हैं कि इस ट्रायल में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें एलिक्सर पिल मिल जाएगी, मगर इसके लिए तुम्हें जिंदा वापस आना होगा। और सीनियर के इसी कमेंट से हमें पता चलता है कि वो जगह कितनी ज्यादा भयानक होगी। वहाँ पर जोंग नाम का बंदा था, वो कहता है कि पिछली बार जो ट्रायल हुई थी उसमें से बस 30% डिसाइपल ही सरवाइव कर पाए, बाकी के सारे लोग मारे गए थे। अब हानली जियांग को फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में पूछ रहा था, तो जियांग बताते हैं कि वो जगह पहला कभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार थी, वहाँ पर हर किस्म के स्पिरिचुअल हर्ब उगा करते थे, मगर फिर डिसाइपल ने वहाँ के हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू किया, जिस वजह से वहाँ के सारे पौधे कम होते चले गए और फिर वहाँ पर हर्ब्स के लिए फाइट होना शुरू हो गई। ये सिलसिला 100 सालों तक चलता गया। इंसानों की लालच ने उस पाक जमीन को नापाक कर दिया, वहाँ पर खून की नदियाँ बही, इसीलिए सातों सेठ ने मिलकर एक प्लान बनाया। वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया गया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। वो फॉर्मेशन हर 60 सालों में एक बार ही ओपन होता है और इसमें बस ची कंडेंसेशन लेवल वाले बंदे ही एंटर कर सकते हैं। जोंग कह रहा था कि सीनियर मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट मौजूद है, जिस पर जियांग कह रही थी कि स्पिरिचुअल हब जहाँ पर ग्रो करते हैं वहीं पर ये बीस्ट भी पाए जाते हैं, तो तुम्हें उनसे और साथ ही अपने फेलो डिसाइपल से बच के रहना होगा। खैर बीस्ट तो जानवर है ही, मगर ये डिसाइपल उनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर तुम्हें वहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हारे पास चालाकी और हिम्मत होनी चाहिए। जिसके बाद कहानी फिर से 200 साल आगे चली जाती है। हानली हमें बता रहा था कि मेरे पास हर्ब्स को पाने का यही आखिरी मौका था और अगर ये मेरे हाथ से चला जाता तो मुझे अगले 60 सालों तक इंतजार करना पड़ता। तो मैंने ये रिस्क उठाई। मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए 6 महीने का वक्त था ताकि मैं अपनी स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाऊँ।
कहानी फिर से पास में चली जाती है। हानली वैली के मार्केट में पहुंच गया था। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया था ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। जिसके बाद वो एक ट्रेजर स्टोर में चला जाता है। वहाँ पर उसने अपना नाम ली फेयू बताया। वो कहता है कि मुझे स्पेशल मैजिक टूल खरीदने हैं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस अच्छी टूल की जरूरत है। ये सुनकर तो ओनर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है बरखुरदार, तुम एकदम सही जगह पर आए हो। जिसके बाद उसे गोल्ड बीटल स्वान ब्लेड दिखाता है। इसमें एक मेन ब्लेड और दूसरी छोटी 8 ब्लेड्स थी, मगर हानली को ये ज्यादा पसंद नहीं आती। तो बंदा जिसका नाम वांग था वो हानली को दूसरी ट्रेजर दिखाना शुरू करता है, जिसमें हेवी सोड और शील्ड थी, साथ ही थंडर बॉल भी था। मगर हानली इनमें ज्यादा दिलचस्पी शो नहीं करता। तो बंदा फाइनली उसे गोल्डन लाइट ब्रिक टैलिस्मान दिखा देता है और ये हानली को काफी इंटरेस्टिंग लगा था। अब वो बंदा उसे बताता है कि ये बहुत ही खास ट्रेजर है। तो हानली कहता है ठीक है, इस हब को रख लो और इसके बदले में मुझे और टैलिस्मान दे दो। वो शॉपकीपर देखता है कि हानली ने दिया हुआ हब 1000 साल पुराना है। वो कह रहा था कि इतना खास हब मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन सिर्फ इतना सा हब उस ट्रेजर के लिए काफी नहीं होगा। तो हानली उसे ढेर सारे हब्स देकर वो सारे के सारे मैजिकल टूल खरीद लेता है। वो बंदा भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब हानली सेक की तरफ वापस जाते हुए सोच रहा था कि इस टैलिस्मान के साथ मैं ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पर अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ। और तभी उसे किसी की आवाजें आने लगती है। तो हानली चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि यूनफेंग और चाओशियान थी। वो यूनफेंग से कह रही थी कि फॉरबिडन ग्राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आप इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे पीछे रेड विस्क का सपोर्ट है, इसलिए मुझे पता है कि मैं जल्दी फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच जाऊंगा। और तभी चाओशियान को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। दरअसल उस कमीने यूनफेंग ने उसकी वाइन में बेहोशी और लस्ट की दवा मिला दी थी, जिससे चाओशियान बेहोश हो जाती है। वो कह रहा था कि देखो आज न कल हमें ये सब करना ही था, फिर समय बर्बाद क्यों करने का। आज मैं तुम्हें एक अच्छा क्वालिटी टाइम दूंगा। साथ ही उसके पास मौजूद एलिक्सर पिल भी निकाल लेता है। अब वो उस पर जबरदस्ती करने ही वाला था कि तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई है जो उसे चुपके से देख रहा है। तो तुरंत ही अपने विंडी ब्लेड से उस पेड़ पर अटैक कर देता है। तो हानली तुरंत ही उसके सामने कूद गया था। यूनफेंग कहता है कि तुम कौन हो ये मुझे पता नहीं, इसलिए जल्दी से अपना उस स्टूपिड मास्क उतार दो। तो हानली अपने रियल फॉर्म में उसके सामने आ जाता है। यूनफेंग उसे देखकर कह रहा था वाव, ये तो मेरी लकी नाइट है। मैंने बस तुम्हारा एलिक्सर ही हासिल किया था, मगर आज तो तुम्हारे जैसे कीड़े को मसलने का मौका मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो अपना एक फ्लैग बाहर निकाल कर ड्रैगन को समन करता है। ये ब्लू ड्रैगन फ्लैग हानली पर अटैक करने जा रहा था। तो हानली भी अपनी गोल्ड बीटल ब्लेड से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, मगर उसकी ये मूव फेल हो गई थी। अब वो ड्रैगन हानली के पीछे लग गया था, जिसे हानली फायर बॉल से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब तक यूनफेंग ने दूसरा ड्रैगन उस पर छोड़ दिया। वो ड्रैगन हानली को अपनी पूंछ में जकड़ लेता है, मगर उसी वक्त हानली की गोल्डन ब्लेड सीधे उस ड्रैगन के सिर में घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर यूनफेंग और तो ड्रैगन भेज देता है, जिसे हानली ने डार्क आयरन शील्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूनफेंग फ्लैग की मदद से खुद ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर हानली उसके हर एक अटैक से बचते हुए गोल्ड ब्लेड से उसका मुकाबला कर रहा था। हमें इन दोनों के दरमियान बहुत ही इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। इस फाइट में हानली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और फाइनली वो यूनफेंग में अपनी गोल्ड ब्लेड घुसाकर उसे खत्म कर देता है। हानली ने पास में हुई सारी जलीलियत का बदला ले लिया था, साथ ही उसकी स्टोरेज बैग भी छीन लेता है, जिसमें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर पिल थी। वो कहता है कि ये पिल मेरी थी और आज वापस से मेरे पास ही आ चुकी है। मगर हानली उसके बाकी के ट्रेजर को नहीं लेता, क्योंकि उस ट्रेजर को ट्रैक किया जा सकता था। जिसके बाद वो यूनफेंग की बॉडी को आग लगाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर तभी चाओशियान ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। वो एकदम नशे में थी और हानली अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर चाओशियान उसे जबरदस्ती किस करती है। हानली को भी अब ये सब अच्छा लग रहा था, मगर थोड़ी देर में वो होश में आ जाता है। उसने तुरंत ही चाओशियान को दूर ढकेल के उस पे अटैक कर दिया, क्योंकि औरतों के चक्कर बहुत बुरे होते हैं। ये बात हानली को पता थी। वो उसे बताता है कि यूनफेंग बहुत कमीना इंसान था। खैर मैंने समय रहते तुम्हें बचा लिया। जिसके बाद उसे एक बड़ी फ्री पिल खिला देता है, ताकि वो आज रात क्या हुआ था वो सब भूल जाए। जिसके बाद हानली घर वापस आकर टैलिस्मान को ड्रॉ कर रहा था। वो कहता है कि मैंने यूनफेंग को तो रास्ते से हटा दिया, अब मेरा अगला टारगेट है ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड। मेरे पास जो मैजिकल टूल है वो नॉर्मल बैटल्स के लिए काफी है, मगर बात की जाए एक पावरफुल दुश्मन की, तो तब मुझे टैलिस्मान और थंडर बॉल की जरूरत पड़ेगी। और तभी वहाँ पर एल्डर माँ आ गए थे, इसलिए हानली अपने मैजिकल टूल तुरंत ही छुपा देता है। वो कह रही थी कि तुम जल्दी फॉरबिडन ग्राउंड की ट्रायल देने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। जिसके बाद वो एक एलिक्सर की बोतल हानली को थमा देती है। हानली उसे लेने से मना कर रहा था। वो कहता है एल्डर मेरे से ज्यादा आपको एलिक्सर की जरूरत है, लेकिन एल्डर माँ उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने जबरदस्ती वो एलिक्सर हानली को दे दिया। तो हानली उनसे वादा करता है कि वो फ्यूचर में उनका ही फेवर जरूर लौटाएगा। अब एल्डर जाते हुए उससे कह रही थी कि प्लीज जिंदा
वापस आ जाना। अभी भी गार्डन्स को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। दरअसल वो हानली के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे, बस उनका केयर करने का तरीका थोड़ा सा अजीब था। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन फॉरबिडन ग्राउंड की ट्रायल होने वाली थी। वहाँ पर एल्डर ली हुआ अपने पावरफुल पेट यानी कि सिल्वर पाइथन को समन कर लेते हैं और फिर ये सभी डिसाइपल उसी पर सवार होकर ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। एल्डर ली हुआ रास्ते में सभी को बता रहे थे कि उस ग्राउंड पर ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट है, तो अपने ट्रैक्शन टूल को संभाल कर रखना। इसी की मदद से मैं तुम्हें लोकेट कर पाऊंगा। साथ ही तुम्हारे पास जो मैप है उसे भी संभाल कर रखना। अगर वो गुम हो गया और तुम भटक गए तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। इधर हानली उस मैप को गौर से देख रहा था। वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें थी जिसमें सबसे रेयर और स्पेशल हर्ब्स उगा करती थी। एल्डर बताते हैं कि इन्हीं हर्ब्स को रिफाइन करके तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एलिक्सर बना सकते हो, मगर ये जगह सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट मौजूद है और साथ ही ढेर सारा फॉग भी। मगर तीसरे दिन सन और मून बीड वहाँ मौजूद फॉग को हटा देगी, तब तुम लोग आसानी से हर्ब्स को कलेक्ट कर सकते हो। बस याद रहे कि कॉन्टिनेंट 5 दिनों तक ओपन रहेगा। 5वें दिन 5 बार बेल बजाई जाएगी और फिर तुरंत ही वो एरिया बंद हो जाएगा। अगर गलती से तुम वहीं पर रह गए तो डरना मत, क्योंकि मैं अगले 60 सालों के बाद वहाँ पर एक चक्कर लगाने आ ही जाऊंगा। तब तक शायद तुम्हारी हड्डियाँ भी मुझे ना मिले, इसलिए वहाँ पर थोड़ा संभाल के रहो। जिसके बाद ये लोग रेगिस्तानी एरिया में पहुँच गए थे। यहाँ पर क्लियर वर्ड से एल्डर भी अपने डिसाइपल को लेकर आ चुके थे। इस एल्डर का नाम था फू युनजी। वो ली हुआ से कह रहे थे कि 60 सालों पहले हमने शर्त लगाई थी और तुम उसमें आयरन एसेंस हार गए। वाकई इन 60 सालों में एसेंस मेरे बहुत काम आया है, तो चलो इस बार भी हम बेट लगाएंगे। जिस पर ली हुआ कहते हैं कि बेट को तो भूल ही जाओ, मैं दोबारा से वो गलती नहीं करूंगा। उस आयरन एसेंस को रिफाइन करने में मुझे डिकेड्स लग गए थे, अब मैं दोबारा से अपना कोई ट्रेजर दाव पर नहीं लगाऊंगा। जिस पर फू युनजी कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने रईसदादे बन गए हो कि ब्लड ऑफ ड्रैगन कोर को भी मना करो। और ये सुनकर ली हुआ हैरान थे। फू युनजी कहते कि अगर ये कोर तुम्हारे पाइथन को खिला दो तो वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। और फिर क्या, लालच में आकर ली हुआ शर्त लगाने के लिए तैयार हो गए। तो शर्त ऐसी थी कि इन दोनों ग्रुप्स में जो भी ग्रुप ज्यादा हब लाएगा वही इस बेट का विनर होगा। और अगर गलती से भी ये दोनों ग्रुप सेम अमाउंट में ही हब लेके आए तो फिर जीत का फैसला कितने लोग जिंदा वापस आए इस पर किया जाएगा। इन दोनों की बातें सुनकर डिसाइपल सोचते हैं कि इधर हमारी जान पर बनी है और ये दोनों लोग बेटिंग कर रहे हैं। तभी ली हुआ इन लोगों से कह रही थी कि तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं बहुत ही जालिम बंदा हूँ जो तुम्हारी जिंदगियों पर दाव खेल रहा, मगर कल्टीवेशन की दुनिया ऐसी ही है। लो रैंकिंग वाले डिसाइपल कभी भी मारे जा सकते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके इस ट्रायल को सरवाइव करना होगा। चलो आज की रात तुम यहीं पर आराम करो, कल से ट्रायल शुरू होगी। और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।